बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा नावल है दैट्स अबाउट थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिन्मय अचेबी। एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस बनी है। पहली वीडियो में हमने चिन्मय अचेबी की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स और साथ में लिटरेरी पर्पस को डिस्कस किया था। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी वीडियो में हमने इसके कैरेक्टर्स और समरी को एक साथ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सिंबॉलिज़्म और थीम को देखेंगे। सिंबॉलिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आते हैं, और थीम्स इंपॉर्टेंट है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंबॉलिज़्म, द नॉवल इज़ हाईली सिंबॉलिक। इस नावल में सिंबॉलिज़्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है एंड इट आस्क्ड टू बी रीड इन सिंबॉलिक टर्म्स। Two of the main symbols are the locusts and fire. सो इसमें जो दो सिंबल यूज़ हुए हैं वो एक फायर है और लोकस है। द लोकस सिम्बलाइज द वाइट कॉलोनिस्ट्स डिसेंडिंग अपॉन द अफ्रीकन्स। बहुत ही मीन्स खूबसूरती से इन्होंने इसको सिम्बलाइज़ किया है कि जो लोकस्ट्स होते हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, वाइट कॉलोनिस्ट को, मीन्स अंग्रेज़ों को जो वहाँ पे अफ्रीका में आए थे, क्योंकि ये नावल अफ्रीका से रिलेटेड है। जब नाइजीरिया में ये ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने वहाँ पे कॉलोनी बनाना स्टार्ट की, तब वहाँ पे क्या था कि उनके जो कल्चर थे उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने स्कूल भी बनाए थे, लेकिन वो स्कूल बनाना उनका मेन पर्पस क्या था कि इनके कल्चर को ख़त्म करना, और अपने मज़हब यानी क्रिश्चियनिटी को इन्होंने प्रमोट किया था उस वक्त। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि द लोकस सिम्बलाइजेज द वाइट कॉलोनिस्ट्स, कि जो लोकस होते हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, वाइट कॉलोनिस्ट को, अपॉन द अफ्रीकन्स जो अफ्रीका में आए थे, मींस अंग्रेज़ जो अफ्रीका में आए थे। सेमिंग टू अगोर गुड बट एक्चुअली पोर्टेनिंग ट्रबलसम इनकाउंटर्स। तो ऑब्वियसली इसमें ट्रबल्स भी आते हैं। ट्रबल से मुराद लाइक हमने डिस्कस किया कि अब उनके कल्चर को ख़त्म करना, उसी तरह उनका मज़हब अलग था, फिर अपने मज़हब को ये लोग प्रमोट करते थे जो अंग्रेज़ थे, मीन ये क्रिश्चियन थे ना, तो ऑब्वियसली अपने क्रिश्चियन मज़हब को लोगों से जो है एक्सेप्ट कराते थे। और इन्होंने एक टीम भी भेजी थी जो जिसको हमने जब समरी में डिस्कस किया था मिशनरीज़ के नाम से, जो इनका लीडर था मिस्टर ब्राउन, मिस्टर स्मिथ। तो ये पूरा एक लीडर, एक गैंग थी पूरी इनकी, तकरीबन 5-6 बंदे उसमें थे। और उनका क्या मेन मकसद क्या था कि लोगों को जो है उनके मज़हब से हटा के अपने मज़हब यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। फायर एप्टोमाइजेज ओकोंकोज नेचर। ये जो है जो फायर है, ओकोंको इस नावल के प्रोटोगनिस्ट है। इसके नेचर को जो है एफोटोमाइज कर कहते हैं। ही इज़ फायर्स एंड डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये जो है करेक्टर है ओकोंको, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव करेक्टर है। लेकिन इसके जो फादर थे वो बड़े बुज़दिल टाइप थे, कुवार टाइप थे, और इसकी ये थिंकिंग थी कि मैंने अपने फादर जैसे नहीं बनना है। तो इसीलिए इसके लिए जो वर्ड यूज़ है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव और फायर्स है। अ थर्ड सिंबल द ड्रम्स। ड्रम्स क्यों बजाए जाते थे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अपोज़िट था। जैसे इनकी कोई इनमें कोई डेथ होती थी, मींस जो इनका कबीला था यूमोफिया, तो वहाँ पे जब कोई डेथ होती थी तो ये लोग वहाँ पे ड्रम्स बजाते थे, मींस ड्रम से जो है उसे रुखसत करते थे। रिप्रेजेंट्स द फिजिकल कनेक्शन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ क्लेंसमैन इन यूमोफिया एंड एक्ट्स एज अ मेटाफोरिकल हार्ट बीट दैट बीट्स इन यूनिजन यूनाइटिंग ऑल द विलेज मेंबर्स। तो ये ड्रम्स बजाना ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था कि अपने जो विलेज के लोग हैं उनको इकट्ठा करना। सो अब ऑब्वियसली वहाँ पे एक डेथ होती थी, लेकिन जो यहाँ पे सिम्बलाइज़ कर रहा है ड्रम, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, लोगों को इकट्ठा करना। अब यहाँ से थीम स्टार्ट होते हैं। सो सबसे पहला थीम है हमारे पास एगबो सोसाइटी कम्प्लेक्सिटी। From Ashibi's own statements, we know that one of his themes is the complexity of Igbo society before the arrival of the Europeans. अब ये एक सोसाइटी थी, इग्बो जो है ये एक जगह का एक सोसाइटी का नाम है। तो ये कहता है, मीन्स जो राइटर है एचेबियो, जो इस नावल के राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि यूरोपियन के पहुंचने से पहले इस सोसाइटी में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद ये मतलब यहाँ के जो लोग, जो मैरिजेस का सिस्टम था, जो कस्टम था, वो बड़ा अजीब था। इसी तरह फूड प्रोडक्शन, प्रिपरेशन प्रोसेस जो था वो बड़ा अजीब टाइप था। और रिलीजन्स या अपने बलबूते मीन्स अपने अपने आप पे वर्क करना, सक्सेस गेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। तो ये चीज़ें जो थी ये इनकी प्रॉब्लम थी। यूमोफिया, यूमोफिया एक कबीले का नाम है, सॉरी एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे जो है
यही चीज़ें मेंशन की गई है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स थे यूरोपियन के अराइवल से पहले, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है क्लैशेस ऑफ कल्चर। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्लैश ऑफ कल्चर से क्या मुराद है। क्लैश ऑफ कल्चर से मुराद ये है, अब इस नावल के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँगा। अब होता क्या है कि ऑब्वियसली ये अफ्रीकन कंट्री थी, और वो दूसरे जो डोमिनेट करने आए थे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। वो वेस्टर्न थे, सो वो गोरे थे और ये काले थे। अब इनको डोमिनेट करना मतलब, जो अफ्रीकन थे उनका अपना कल्चर था भाई, उनका अपना मज़हब था, उनका अपना सब कुछ था। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो क्या लेके आए थे, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा मज़हब है क्रिश्चियनिटी, आपने उनको एक्सेप्ट करना है, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करना है। तो ये कल्चर, जो क्लश ऑफ कल्चर्स है, इसमें यही चीज़ें होती है कि किस तरह जो है, जो डोमिनेट करने आते हैं वो अपने कल्चर को जो है प्रोमोट करते हैं। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी भी आप मतलब पाकिस्तान, इंडिया, ये आप इन ममालिक से भी ले सकते हैं। वो कैसे, अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, लेकिन उनका कल्चर आज भी हम फॉलो करते हैं। आप भाई पैंट शर्ट पहनते हैं, ये तो आपका कल्चर नहीं है, ये तो उनका है। इसी तरह ये जो स्कूल्स वगैरह हैं, स्कूल वगैरह में जो आप किताबें पढ़ते हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मीन्स आपने भी कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये चीज़ मुझे क्यों पढ़ाई जा रही है, ये तो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती। तो भाई इसका मकसद यही है, इसका जो पर्पज़ यही था कि अपने कल्चर को उन्होंने यहाँ पे इतना फैलाया है कि हमें वो चीज़ बिल्कुल अब नज़र ही नहीं आती। मतलब हम उस चीज़ को जो है विदाउट एनी आर्गूमेंट्स, विदाउट एनी डिस्कशन एक्सेप्ट करते हैं। और ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं, ये एशिया में भी है। ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पे जो थी, मतलब इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी। अगर आप हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री को पढ़े, तो ये बहुत जालिम भी रह चुके हैं, अब ये थोड़े बहुत बेहतर हो गए हैं। कॉलोनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो कॉलोनाइजेशन से मुराद, जैसे अभी हमने बात की कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आधी दुनिया पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, और इसके साथ साथ जो दूसरे यूरोपियन थे, जैसे स्पेन ने बनाई थी, इसी तरह फ्रांस ने बनाई थी कॉलोनीज़ अफ्रीका में। तो जब ये वीक पड़ गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, मींस ये जो ब्रिटिशर्स थे, तब इन्होंने जो है ये मुल्कों को जो है आज़ादी वगैरह दे दी, अपने हाथ जो है ऊपर कर लिए थे। अदरवाइज़ इनका तो बिल्कुल मकसद नहीं था कि इनको छोड़ना। लेकिन चीज़ वही आती है। अब यहाँ पे जो वर्ड इम्पैक्ट यूज़ हुआ है उसका बताता हूँ मैं आपको। इम्पैक्ट, लाइक हमने पिछले स्लाइड में बात की थी कि क्लश ऑफ कल्चर्स, इसका इम्पैक्ट भी यही होता है कि जब आप किसी कॉलोनी में, मींस जब आप पे कोई डोमिनेट करता है, जब वो आपको आज़ादी भी देता है या आप आज़ाद भी होते हैं, तो उनकी चीज़ों को आप एडॉप्ट करते हैं, उनके कल्चर को आप एडॉप्ट करते हैं। जैसे लाइक आई सेड कि हम आज भी पैंट शर्ट जब पहनते हैं, सो इट मीन्स यू आर एडॉप्टिंग हिम। भाई आपका पैंट शर्ट कहाँ से आया, आपने तो, आपका जो मेन जो नेशनल ड्रेस है वो क्या है, शलवार कमीज़ है, लेकिन आप उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हो और आप प्राउड फील करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने अपनी जो कल्चर है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट छोड़ दिया है आप लोगों पे। इसी तरह जो स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बात की कि ये चीज़ें जो है आपको भी लगता होगा कि यार ये चीज़ें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन आप पढ़ते हो क्योंकि उनका कल्चर है, एक इफ़ेक्ट है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी, जैसे म्यूज़िक वगैरह, और बहुत सी चीज़ें जो वो यहाँ छोड़ चुके हैं। इवन आजकल तो अपने कल्चर को महफूज करना बहुत बड़ी बात है, और जिसने महफूज किया है, यकीन मानो उसके लिए एक प्राउड होना चाहिए। क्योंकि इस तरह सोसाइटी में रहना, जिनकी मेंटलिटी यही है कि भाई किसी और कल्चर को अपना के प्राउड फील करना और अपने कल्चर पे जो है शर्म महसूस करना, सो इट मीन्स इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सेव हिज और हर कल्चर। सो ये इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कोलोनाइजेशन। और कोलोनाइजेशन पे एक और इफ़ेक्ट, लाइक लोग जो हैं इसमें जो साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं, अगर आपने वापसी सिद्धवा के नावल पढ़े हैं तो उसमें भी यही चीज़ बताई गई कि इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये भी होता है कि आप मीन्स साइको टाइप बंदा बन जाता है, आप पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है उन चीज़ों का, अगर आपने वो वाक़ियात खुद देखे हो अपनी नज़रों से। रिलीजन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। रिलीजन में से मुराद ये है, जब आप किसी जगह कॉलोनी बनाते हो, जब आप डोमिनेट करते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं अपनी चीज़ों को प्रमोट करूँ, और उसमें एक चीज़ रिलीजन भी आती है। जैसे इस नावल में जो इनका लीडर था मिशनरीज़ का, मिस्टर स्मिथ और मिस्टर ब्राउन, जब वो आते हैं अफ्रीका में, और उनका मेन मकसद क्या था, इनके साथ 6 के 7 बंदे होते हैं, उनका मेन मकसद ये था कि भाई अपने मज़हब यानी क्रिश्चियनिटी को जो है
प्रोमोट करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट थीम है रिलीजन का। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन अगेन उसी चीज़ में आ जाती है जो कल्चर वगैरह है। कल्चर का अगर आपको पता है तो ट्रेडिशन भी इसी चीज़ को कहते हैं। मतलब आपकी जो रिवायात है उनको ट्रेडिशंस कहते हैं। इनको भी महफूज करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर इस नॉवल में देखें, जैसे जो करेक्टर है मिस्टर ओकोंको, मेन करेक्टर प्रोटोगनिस्ट जो है, उसको जब पता चलता है, जब वो दूसरे अपने जो माँ का कबीला है उधर होता है 7 साल के लिए, जब ये इसका दोस्त उबेरिका इसके पास आता है कि इस तरह अंग्रेज़ ने जो है, जो साथ वाले गांव है एबाम विलेज पे जो है, मतलब वहाँ पे उन्होंने डोमिनेशन स्टार्ट की है और उस गांव को लूटना स्टार्ट कर दिया है। तो ये अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए इवन एक अंग्रेज़ को मार भी देता है, लेकिन इसको पता चल जाता है, क्योंकि वो जब वो एक अंग्रेज़ को मारता है तो उसके अंग्रेज़ के साथ 5-4 और भी होते हैं, वो 4 भाग जाते हैं, लेकिन इसको जो कबीले के लोग हैं वो उसको पकड़ते नहीं हैं। तो इस तरह इसको पता चल जाता है कि भाई जो मेरा कल्चर था, जो ट्रेडिशन थी, वो मैंने खो दी है और मेरे जो गांव के लोग हैं वो अब इनके ग़ुलाम बन चुके, बुज़दिल हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।